Hello dear students, I am Ayan Krishna. I hope all of you well and your study is very good and running well. So today I will discuss our study topic will continue binomial theorem. So आज today discuss general and middle terms of binomial theorem. तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे पहले भी बताया था कि बायनोमियल थ्योरम का हम अगला वीडियो जो है इसके आगे के टर्म्स जो भी होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम का इंट्रोडक्शन दिया था कि हाँ बायनोमियल थ्योरम क्या होती है। तो आपने बायनोमियल थ्योरम पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि a प्लस बी की पावर होल n इक्वल टू पढ़ा था nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0, ये आपने पढ़ा था, प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन, आपने ये पढ़ा है। और यहाँ से देखें तो इसके बीच में मैंने एक टर्म्स लिखा था, r टर्म्स लिखा था, ncr a की पावर n माइनस r b की पावर r एंड सो ऑन ncn a की पावर n माइनस n b की पावर n। ये आपने बायनोमियल थ्योरम इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब आपको आज हम जो बताने वाले हैं वो है जनरल टर्म किसे कहेंगे इसमें, और मिडिल टर्म्स क्या होगा इसका। तो जैसे अगर आप देखो यहाँ पर तो कोई भी टर्म अपने आप का एक ज़्यादा से मतलब एक कम में लिखा जा रहा है। जैसे देखो फर्स्ट टर्म, अगर देखें फर्स्ट टर्म यानी कि t1, अगर हम फर्स्ट टर्म देखें, फर्स्ट टर्म अगर फर्स्ट टर्म को हम t1 लिखें तो क्या है nc0 a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0। आप देखिए सेकंड टर्म अगर लिखें तो क्या आ जाएगा t2, आप इसको लिख रहे हैं तो nc1 लिख रहे हैं a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1। ऐसे अगर थर्ड टर्म लिखें, थर्ड टर्म तो t3 आप लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं nc2, यानी कि जब थर्ड लिख रहे हैं तो 2 लिख रहे हैं, यानी कि इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये t1 प्लस 0, यही तो यहाँ पर 2, तो 2 को अगर 2 टर्म्स है तो इसको आप क्या लिख दीजिए, 2 का मतलब हुआ यहाँ आप लिख रहे हैं t1 प्लस 1, ये लिख रहे हैं। ऐसे t3 अगर आप लिख रहे हैं तो t3 आप देखें तो t3 का मतलब क्या लिख रहे हैं 2 प्लस 1, यही तो लिख रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो आप इसको b की पावर 2 ये आया। अब अगर ऐसे ही हमें मान लो एंड सो ऑन, हमें ऐसे लिखना हो, हमें आर टर्म जनरल टर्म मतलब कोई आर टर्म लिखना हो तो आर टर्म क्या होगा, यानी कि आर्थ टर्म अगर लिखना है तो टी आर क्या निकालना है, टी आर। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होगा टी आर प्लस 1, यानी कि जो आर टर्म होगा वो आर प्लस 1, ये आपका टर्म होगा। तभी तो यहां पर इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर 2, ये आपका है, सॉरी b की पावर r ये। तो यहां पर अगर देखें जब भी कभी हमें कोई टर्म्स निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए यहां से हमें निकालना हो तो इस टर्म्स को जहां जनरल टर्म्स हम अगर डिफाइन करें तो जनरल टर्म्स का मतलब होता है अगर आप r टर्म निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए r प्लस 1 टर्म, यहाँ क्या होगा r प्लस 1 टर्म। जैसे आपको थर्ड टर्म चाहिए था तो 2 प्लस 1 था, यानी कि यहाँ पर आपको 2 चाहिए तो 1 प्लस 2, यानी आप जो बात कह रहे हैं उससे एक टर्म पीछे का टर्म निकालेंगे। बात समझ रहे ना, जैसे आपने तीसरा कहा तो दूसरे यहाँ r की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो इसी फॉर्म में अगर हम क्या लिखें कि r प्लस 1 टर्म हमें निकालना हो तो इसका r प्लस 1 टर्म जो होगा यहीं पर, यही r, ये जो टर्म्स लिखा हुआ है टी आर प्लस 1 इक्वल टू NCR AN माइनस R B की पावर R, यही आपका क्या कहलाएगा
इट इज यानी कि द टर्म्स आर प्लस वन इज कॉल्ड जनरल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम ऑफ a प्लस बी की पावर n। यही आपका क्या है, जनरल टर्म कहलाता है। यहां पर जो भी आप लिखेंगे, जैसे अभी आपको लिखना हो 8th टर्म, आपको 8th टर्म निकालना है तो 8th टर्म के लिए आप क्या लिखेंगे, 7 प्लस 1। तो यहाँ r क्या है, r 7 हो जाएगा, r प्लस 1 ये, यानी कि r प्लस 1 टर्म हमें चाहिए। 8 का मतलब क्या होगा, r प्लस 1, यानी कि हमको उसके 2 फॉर्म में, यानी कि उसके एक प्लस फॉर्म में लिख करके तब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो टर्म निकलेगा वही आपका क्या होगा, 8वां टर्म होगा। यानी कि 8वां टर्म चाहिए तो 7वां निकालेंगे, दूसरा चाहिए तो पहला निकालेंगे, तीसरा चाहिए तो दूसरा निकालेंगे। इस तरीके के जो टर्म्स आएंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, r प्लस 1, यानी कि एक टर्म्स ज़्यादा के जो टर्म्स होंगे वही आपका जनरल टर्म कहलाएगा। तो ये तो बात हुई जनरल टर्म की, ये आपकी क्या बात हुई, जनरल टर्म की। अब आप इसी टर्म्स में आप आगे देख लें तो इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। द जनरल टर्म्स ऑफ है मिडिल टर्म, जनरल टर्म्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम a प्लस बी की पावर n इक्वल टू टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r। तो यही आपका क्या है, जनरल टर्म्स। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, टी आर प्लस 1, इसको डिनोट करने के लिए आपको निकाला जाता है टी आर प्लस 1, इसी से आपको डिनोट भी करते हैं। जनरल टर्म को आप टी आर प्लस 1 से डिनोट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसके मिडिल टर्म की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया है कि किसी भी एक्सपेंशन में अगर आपको जैसे 5वां पद कह रहा है कि फाइंड द 5th पद, 5th टर्म्स, यानी कि आपसे कहता है 5th टर्म निकालना है, तो इसका मतलब आपका इस क्या निकालेंगे, t4 प्लस 1, क्या निकालेंगे, t4 प्लस 1। 5th टर्म्स का मतलब हुआ t4 प्लस 1 टर्म्स, ये आप निकालेंगे। 10th टर्म से बोल रहा है, अगर मान लीजिए 10th टर्म आपको चाहिए तो इसका मतलब t9 प्लस 1 टर्म निकालेंगे, जहां r क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही टर्म आपका क्या कहलाएगा, जनरल टर्म। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए देखिए, हम जनरल टर्म एक निकालने के एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। लिखा है कि फाइंड द 4th टर्म इन द एक्सपेंशन x माइनस 2 की पावर y 12th। इसका आपको 4th टर्म निकालना है। तो हियर 4th टर्म इक्वल टू t3 प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या आएगा, जैसे आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ लिख दे रहे हैं, सिंस वी नो दैट कि टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, एन सी आर ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r, यही होता है। तो यहाँ पर आप लिखिए 4th टर्म इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी आर प्लस 1 के फॉर्म में, यानी कि 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस 1। और अब यहाँ पर n कितना है, 12, तो यहाँ पर 12 सी आर कितना है, 3, a कितना है, ये a है x की पावर 12 माइनस 3, और y क्या है, माइनस 2y माइनस 2y, ये b है, b की पावर r मतलब 3, ये हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3 ये आ जाएगा, इंटू x की पावर क्या आ जाएगा, 9, x की पावर 9 माइनस 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 8 आ जाएगा, और y क्यूब आ जाएगा। ये इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 12 गुणे 11 गुणे 10, और ये 9 3 12 फैक्टोरियल 9 अपान 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 9, ये आ जाएगा। फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया, और यहाँ इंटू माइनस 8 इंटू एक्स की पावर 9 वाई की पावर 3, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3 चौक 12 और 2 चौको 8, तो माइनस 4, तो ये आ जाएगा कितना, 11 9 99, और या 11 चौक 44, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस में, पहली बात आंसर माइनस में आएगा, और 11 9 99
और या 44 कर दो, 11 चौक 44 गुणे 9, 9 चौक 36, एक जीरो तो आगे बढ़ ही जाएगा 10 का, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, 36 3 39, ये आपका आएगा 390 x की पावर 9 y क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म। यही क्या आ जाएगा, फोर्थ टर्म। यही आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म। ये तो ये फोर्थ टर्म आपको निकालना था। इस तरीके से आप जिसको जनरल टर्म के डेफिनेशन बोलते हो वही फोर्थ टर्म निकाला जा सकता है इस तरीके से। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। बाकी आगे इसके देखते हैं, अब बात करेंगे मिडिल टर्म पर। बस इसमें क्या किया गया, फोर्थ टर्म का आ गया, हम इसी फार्मूले में यूज कर लिए, TR+1 इक्वल टू इसी में रख दिए, यहाँ से ये दिया गया था। इसको आप यहाँ n इक्वल टू 12 था, a इक्वल टू x था, b इक्वल टू -2i था, बस रख के सिंप्लीफाई कर दिए हैं। ओके चलिए आगे देखते हैं। ओके चलिए देखते हैं अब हम मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n में। अब अगर आप देखिए यहाँ दो केस होगा, केस फर्स्ट, यहाँ दो केस आएगा मिडिल टर्म के लिए। केस फर्स्ट में है कि व्हेन n इज इवन। अब आपको पता है कि जो n इज इवन है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो क्या होगा, व्हेन n इज इवन देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन will be n+1। जब हम इसको व्हेन यहाँ n इवन होगा तो द नंबर ऑफ एक्सपेंशन जो होगा वो n+1 हुआ, और n+1 होने की वजह से इट इज ऑड। ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप आगे लिखेंगे दैट इज मीन्स कि n इज इवन सो n+1 इज ऑड। ये हो जाएगा कि नहीं भाई, अगर आपने n को इवन माना है और चूंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा n+1 होगा तो ये कंफर्म है कि अगर n इवन है तो n+1 ऑड होगा। और आपको ऑड मीडियन निकालना है, मिडिल टर्म। मीडियन आपने पढ़ा है 9th 10th क्लास में, मीडियन पढ़ा है, तो आपको पता है कि ऑड नंबर का मीडियन कैसे निकलता है। तो सो या देयरफॉर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर द मिडिल टर्म इज क्या आ जाएगा, n+1 + 1/2 टर्म्स। तो इसका जब आपका ऑड होगा तो यही क्या होगा, n/2 + 1, ये आपका मिडिल टर्म होगा। तो सीधा सीधा आप इसको और आगे लिख सकते हैं, r n/2 + 1 टर्म, यही आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। तो पहले केस में जब आपका केस फर्स्ट है कि जब आपका n इवन होगा तो मिडिल टर्म होगा n/2 + 1th टर्म। क्या होगा, n/2 + 1th टर्म। जब इवन होगा तो n/2 + 1th टर्म जो होगा इसका वो आपका मिडिल टर्म होगा। अब सेकंड केस में आप सेकंड केस देखें। केस सेकंड में आपका क्या है कि व्हेन n इज ऑड, so n+1 इज इवन। होगा कि नहीं होगा भाई, नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो टोटल n+1 होगा, तो n+1 इज इवन होगा है। और देन अगर n+1 क्या हुआ, इवन हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि आपने इवन नंबर का मिडिल टर्म निकाला था। वहां पर आपने जो है इवन नंबर का यहां मिडिल टर्म निकाले हुए हैं। तो इवन नंबर का मिडिल टर्म क्या आएगा, आप अगर इसको देखें तो इवन नंबर का मिडिल टर्म क्या आएगा, देन सो या देयरफॉर द मिडिल
terms are n plus 1 by 2, n plus 1 by 2, क्योंकि ये इवन है तो y टूथ, एंड n plus 1 by 2 plus 1 टर्म्स, ये आपके जो टर्म्स होंगे ये दोनों वही आपके क्या कहलाएंगे, मिडिल टर्म्स कहलाएंगे। ये दोनों टर्म्स क्या कहलाएंगे, मिडिल टर्म कहलाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो ये आप नोट कर लीजिए, इस पर अभी हम एग्जाम्पल करवाते हैं। तो पहले इन दोनों को नोट कर लीजिए। बस इतना याद रखिए कि जैसे अगर एक्सपेंशन में आपका मान लीजिए n जब यहाँ पर 4 होगा, मान लीजिए 8 है, ये n इक्वल टू क्या है 8 है, तब आपका जो मिडिल टर्म होगा वो क्या आएगा, n बाई 2 यानी 4 प्लस 1 5, फिफ्थ टर्म जो होगा वो मिडिल होगा इसका। अब बाकी ये मान लीजिए बेन n 8 हो गया, ये 7 हो जाएगा। अगर ये क्या हो जाए 7 हो जाएगा, तब आपके पास क्या होगा कि 7 प्लस 1 यानी कि 8 बाई 2 और 8 बाई 2 प्लस 1, समझ रहे ना, यानी कि 4 और 5 दोनों, फोर्थ टर्म और 5 टर्म दोनों उसके क्या कहलाएंगे, मिडिल टर्म कहलाएंगे। तो ये नोट करिए। अभी इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं हम आपको। तो चलिए देखते हैं, हम मिडिल टर्म्स के बारे में बात करते हैं। दो क्वेश्चन है, 3 माइनस एक्स क्यूब अपान 6 की पावर 7 और x बाई 3 प्लस 9y की पावर 10, दोनों में मिडिल टर्म निकालना है। तो यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, हियर n इक्वल टू 7, सो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इक्वल टू 7 प्लस 1 इक्वल टू 10। इट इज इवन, इट इज इवन, ये इवन है। सो द मिडिल टर्म्स, सो द मिडिल टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन और दिस एक्सपेंशन और क्या आ जाएगा, सेवन प्लस 1 ये आ जाएगा 8। तो टर्म 7 ये है, तो 7 प्लस 1 जो होगा 8, इट इज इवन। सो द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 8 बाई टूथ टर्म्स एंड 8 बाई 2 प्लस 1 टर्म्स, ये दोनों होगा। दैट इज मीन्स फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म्स आर द मिडिल टर्म्स, तो इसका, इस एक्सपेंशन का फोर्थ और फिफ्थ टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। और फोर्थ और फिफ्थ टर्म दोनों निकाल सकते हैं किससे, फोर्थ टर्म जो आएगा, फोर्थ टर्म वो क्या आ जाएगा, t3 प्लस 1 टर्म, तो t3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, NCR का फार्मूला लगा दो। और ऐसे फिफ्थ टर्म जो होगा, फिफ्थ टर्म वो हो जाएगा t4 प्लस 1, तो ये इसका फार्मूला लगा दीजिए। दोनों को अलग अलग सिंप्लीफाई कर दीजिए। फार्मूला क्या यूज होगा, TR प्लस 1 वाला फार्मूला यूज कर दो, NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r। यहाँ पर n इक्वल टू 7 है, r इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 6 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि ये आप कर लेंगे। अब इससे पहले मैंने जनरल टर्म बताया था ना आपको, फोर्थ टर्म निकाला था, उसी तरीके से ये भी है, आप इसको फाइंड कर लीजिए। तो इसके जो मिडिल टर्म हो गए फोर्थ और फिफ्थ टर्म होगा, इसका निकाल लीजिए। अब ऐसे ही आपको उसको निकालना है, तो इसको रफ कर दें। तो कौन सा टर्म अगर पूछता है तो टर्म बताएंगे फोर्थ और फिफ्थ, लेकिन अगर कहता है मिडिल टर्म फाइंड करिए तो उसको फाइंड भी कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ हियर द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेंशन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
इन दिस एक्सपेंशन 10 + 1 यानी कि 11 होगा, और चूंकि इट इज ऑड, सो द मिडिल टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 + 1/2 टर्म्स इक्वल टू 11 + 1 12/2 यानी कि इक्वल टू 6th टर्म्स जो होगा वही आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। 6th टर्म निकालने के लिए डायरेक्टली आप इसको निकाल दीजिए। 6th टर्म इक्वल टू आएगा T5 + 1, इसको सिंप्लीफाई कर लो। T5 + 1 का मतलब क्या हुआ, NCR A⁻n - R B⁻r, यही होता है। तो n कितना है 10, CR कितना है 5, A कितना है x/3 की पावर 10 - 5, B कितना है 9y की पावर 5। ये इसी को सिंप्लीफाई कर डालिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। 10 को फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 10 - 5 ये आ जाएगा, इंटू x की पावर 5/3 की पावर 5 ये आ जाएगा, और इंटू 9 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। अब यहाँ 3 की पावर 5 10 करोगे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर दें अगर, तो फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हो, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये तो फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 देखिए 3 स्क्वायर 10 कर दो, तो यहाँ 3 की पावर कितना बचेगा, 5 से कैंसिल कर दोगे तो 5 बचेगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, एक यहाँ 3 का स्क्वायर का यहाँ पर आप लिख लीजिए, तो 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 स्क्वायर का 3 बचेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिखेंगे क्या, 9 स्क्वायर यानी कि 3 का इंटू 3 की पावर 10, 3 स्क्वायर की पावर 10/3 की पावर 5 इंटू x की पावर 5 y की पावर 5, ये आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 2 तिहाई 6, ये आएगा। और यहाँ से भी कैंसिल कर दो, 3 से 5 में जाएगा तो 3 की पावर 5 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 3 की पावर 5 बचेगा। तो 3 3 या 9 ऊपर यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से काटने के बाद ये आया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से टोटल। तो 3 की पावर 5 बचेगा वहाँ से, यहाँ से 3 2 दूना 4 3 12 3 36 गुणे 3 की पावर 5 इंटू x की पावर 5 y की पावर 5। तो ये आपका जो है मिडिल टर्म होगा। इस तरीके से आप अपना मिडिल टर्म जो है निकाल सकते हैं पूरा। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए 2 केस होगा, एक इवन ऑड होगी, एक ऑड होगी। तो दोनों में इस तरीके से आप मिडिल टर्म निकाल सकते हैं। इसमें एक थोड़ा सा टॉपिक और बच रहा है, आप उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन एक बताते हैं कि एक क्वेश्चन लेकर के ही समझाते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा आपको। चलिए देखते हैं। वो भी कभी कभी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से जब आपको कांस्टेंट टर्म निकाला जाता है, जैसे आपसे कहा जाए कि कांस्टेंट टर्म फाइंड करिए, तो इसका मतलब हुआ उस समय वेरिएबल की वेरिएबल का कोफिशिएंट्स जो होगा वो क्या होगा, इंडेक्स 0 होगा। तो वही कांस्टेंट टर्म होगा आपका। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसमें से। तो चलिए देखिए, अब बाइनोमियल का ये जो है लास्ट समझ लीजिए क्वेश्चन है। इसमें कोफिशिएंट्स भी निकालने के लिए आता है। तो जैसे जिस चीज़ का कोफिशिएंट्स कहता है उस पर आप बात करते हैं।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इसका एक्सपेंशन करिए और इसमें वो टर्म बताइए जो एक्स से इंडिपेंडेंट हो, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट ना हो, उसमें एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स ना हो, कांस्टेंट टर्म सीधा से बोले तो। अगर आप देखो हम मान लें कि लेट टी आर प्लस वन, यानी कि इसका जो टी आर प्लस वन टर्म है वही आपका क्या है, इंडिपेंडेंट है एक्स से। तो टी आर प्लस वन टर्म क्या आएगा, एन क्या है 6 CR एक्स ए की पावर 3/2 x³ की पावर 6 माइनस आर और माइनस 1/3 x की पावर आर, ये आएगा। यहाँ हम मान लें कि लेट आर टर्म बी द आर प्लस वन टर्म इज द इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर दो 6CR, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2 की पावर 6 माइनस आर इंटू एक्स की पावर 3 इंटू 6 माइनस आर इंटू -1/3 की पावर आर और इंटू एक्स की पावर माइनस आर। इस एक्स को ऊपर ले लीजिए, एक्स की पावर माइनस आर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये कांस्टेंट टर्म अलग कर दो 6CR 3/2 की पावर 6 माइनस आर और उसको इधर लाइए -1/3 की पावर आर और इसको सिंप्लीफाई करो 6 3 18 और -3R और माइनस आर, ये आएगा। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 6CR 3/2 इंटू 6 माइनस आर -1/3R और ये एक्स की पावर आ गया 18 माइनस 4R, ये आ गया 18 माइनस 4R, यही आपका होगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करिए x³ है, क्या है ये x² है, तो चलिए ये आया। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो r की वैल्यू निकालना है। अब ये बताइए कि यहाँ कोफिशिएंट जो टर्म विल डिपेंडेंट ऑफ x इफ इट इज 0, तो यहाँ से एक मिनट ये स्क्वायर कर दीजिए, नहीं तो आएगा नहीं, ये स्क्वायर कर दीजिए, x² कर दीजिए इसको, तो x² है ये x² तो 6 दूनी 12 आएगा और 2 आएगा, 2 1 3 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। अब ये आया। तो अब यहां पर समझिए, ये आपने TR+1 टर्म निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये बताइए कि अगर ये इसमें x कह रहा है कि इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, वो कौन सा केस होगा, जब इस x का इंडेक्स क्या हो जाए 0। बात समझ रहे ना, अगर x का इंडेक्स 0 हो जाए तभी ये इंडिपेंडेंट होगा x से। तो यहां पर आप लिखेंगे द टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, the terms will be independent of x if index of x will be 0। जब इंडेक्स ऑफ x क्या हो 0 हो, तो उसी केस में ये क्या होगा, इंडेक्स ऑफ x इज 0, इंडेक्स ऑफ x इज 0। ये तो दैट इज मीन्स क्या होगा, दैट इज मीन्स कि इंडेक्स 0 कर दीजिए, तो 12 माइनस 3R इक्वल टू 0, तो 3R इक्वल टू 12, तो R इक्वल टू 3 चौक 12 यानी कि 4, तो R की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि द वैल्यू ऑफ R जो इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी, इंडिपेंडेंट क्या पूछा था, एक्सपेंशन फाइंड द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट, तो टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट यानी कि R+1 फिफ्थ टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा R से। तो सो द R+1 इक्वल टू 4+1 इक्वल टू फिफ्थ टर्म
will be independent of x in given expansion, independent of x in given expansion। तो फिफ्थ टर्म होगा। अब सीधा सीधा r+1 के लिए यहाँ फिफ्थ लगा दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। इसी में क्या रख दो, r की वैल्यू फिफ्थ रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना? तो इसको सिंप्लीफाई, ये तो इस तरीके से ये बाइनोमियल थ्योरम में जो आपके यहाँ था कोर्स में, क्लास 11th के जो कोर्स में है ये है। बाकी और क्वेश्चन है आप उसको करिएगा, जिस पर हम और कोशिश करेंगे कि और वीडियो बना दें कुछ और क्वेश्चन पर जो प्रॉब्लम होगी। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस पर आप कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन है मिलता रहे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।